नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, सामान्य हिंदी के सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपने दोस्तों इसके पहले चैप्टर 2 के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ा, जिसके पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आपने स्वर को पढ़ा और पार्ट सेकंड के अंतर्गत व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं पार्ट थर्ड, जिसके अंतर्गत हम विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ अगर आप लास्ट वीडियो तक बने रहेंगे तो आशा करता हूँ इस टॉपिक के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो भी विगत वर्षों में पूछे गए या फिर संभावित प्रश्न पूछे जाएंगे, इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे यह वीडियो किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देख पा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। चलिए, तो हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है आज का विराम चिन्ह। तो मित्रों, चलिए बिना देरी किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विराम चिन्ह के बारे में देखते हैं कि विराम चिन्ह क्या है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या मित्रों? शाब्दिक अर्थ ठहराव या फिर रुकना होता है, और पढ़ने या फिर लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। चले तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह जो हमारे दिए गए हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित है। पहला जो आप देख पा रहे होंगे अल्प विराम है, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस प्रकार चिन्ह है। और अर्ध विराम की बात करें तो कुछ इस प्रकार इसका चिन्ह होता है, विराम चिन्ह। और उप विराम की बात करें तो मित्रों यह उप विराम का चिन्ह है। और पूर्ण विराम की बात करें तो एक खड़ी पाई जैसे है, जो कि पूर्ण विराम होता है। और प्रश्नवाचक की बात करें फ्रेंड्स तो ये इस प्रकार जो प्रश्नवाचक यहाँ पर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक या फिर इसे आश्चर्य चिन्ह कहते हैं, जो इस प्रकार एक खड़ी पाई और नीचे बिंदी लगा दी जाती है। इस प्रकार यह विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह कहलाता है। आगे हम बढ़ें तो आगे दोस्तों निर्देशक आ जाता है। निर्देशक, इसे डैश भी कहते हैं। निर्देशक चिन्ह या डैश यह इस प्रकार होता है, आप इसे देख पा रहे होंगे। और अगला जो चिन्ह है वो कोष्ठक है मित्रों, कोष्ठक। और कोष्ठक यहाँ 3 प्रकार से दिए गए हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हंस पद या फिर इसे त्रुटि विराम कहते हैं, या फिर इसे त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। आप इसे देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार होता है मित्रों। चले आगे हम देख पा रहे होंगे विवरण चिन्ह। अगर विवरण चिन्ह की बात करें तो कुछ इस प्रकार होता है। अगला जो हमारा चिन्ह है पाद चिन्ह, जो कि आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे यहाँ कह रहा है कि लाघव चिन्ह या फिर इसे संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार हिंदी में लगाया जाता है। और अंग्रेजी में लाघव चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह की बात करें तो कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स। और उद्धरण चिन्ह या फिर इसे अवतरण चिन्ह कहते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार होता है। और यह 2 प्रकार का होता है दोस्तों। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जो इस प्रकार देख सकते हैं। और एक होता है एकहरा उद्धरण चिन्ह, जो इस प्रकार देख सकते हैं। इंग्लिश में ये डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ पर जो योजक चिन्ह दिया गया है, कुछ योजक चिन्ह इस प्रकार होता है। आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लोप चिन्ह या फिर इसे लोप सूचक चिन्ह कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। ये लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह का चिन्ह है फ्रेंड्स। चले विकल्प सूचक चिन्ह की बात करें तो कुछ ये देख पा रहे होंगे तिरछी रेखा होती है, जिसे विकल्प सूचक चिन्ह कहते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर तुल्यता चिन्ह है, जो कि आप देख पा रहे होंगे तुल्यता सूचक चिन्ह है।
आगे हम बात करें मित्रों तो टीका सूचक पद या तारक चिन्ह या फिर फुट नोट कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है, आप देख पा रहे होंगे। समाप्ति सूचक चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर दीर्घ उच्चारण है। क्या मित्रों? दीर्घ उच्चारण चिन्ह कुछ इस प्रकार दिया गया है। पाद चिन्ह की बात करें दोस्तों तो आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सिर्फ इसे पहचाना, अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए तो आगे देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई है। तो कह रहे हैं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, देखते हैं इनके अनुसार क्या है। इनके अनुसार शब्दों और वाक्यों परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मित्रों ये किसके अनुसार है? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। चलिए आगे हम देखते हैं तो इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है मित्रों, आप देख पा रहे होंगे, जो कि इनके द्वारा ये है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है लगभग। फ्रेंड्स जो पूछा जा सकता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है, तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं 20 मानी गई है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ है कि यदि विराम चिन्हों क्या है कि यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि रो को मत जाने दो। तो यहाँ पर जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स, और इसे दूसरे में चिन्ह देख रहे हैं कि रो को मत जाने दो। ये चिन्ह जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है और यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार चिन्ह के वजह से यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि पहले वाक्य का अर्थ है कि उसे रोक लो और जाने मत दो, यानी कि रोको मत जाने दो। और जबकि दूसरे वाले का अर्थ क्या है कि उसे रोको नहीं बल्कि जाने दो, जैसे कि रोको मत जाने दो। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार इसका भाव और अर्थ बदल जाता है। चलिए हम यहाँ पर एक एक अल्प विराम चिन्ह और एक एक चिन्ह के बारे में डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अल्प विराम के बारे में पहले पढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो यहाँ पर अल्प का अर्थ है थोड़ा और विराम का अर्थ है रुकना। अर्थात कहा जाए अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या फिर ठहरना। चलिए आगे हम बात करें अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट क्या है? वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं, मित्रों एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हो और उनके बीच संयोजक अव्यय और लगा हो, क्या लगा हो? और लगा हो या लगने की उम्मीद हो, तो उनके बीच अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि राम क्या मित्रों? राम श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक ही प्रकार की संज्ञा आई है, एक ही प्रकार की, इस प्रकार यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उदाहरण और दिया गया है कि शिवम, राहुल, अभय और राजपाल विश्वविद्यालय में हैं। इस प्रकार जो संज्ञाएं आई हैं, इन संज्ञाओं के बीच में जो प्रयोग हुआ है अल्प विराम फ्रेंड्स, ये उचित अल्प विराम प्रयोग हुआ है। इस प्रकार अल्प विराम का यूज होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अल्प विराम के बारे में बताया गया है कि अल्प विराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार है। दोस्तों हम अल्प विराम के बारे में जितने भी नियम हैं, हम नियम 1 से स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए तो आगे बात करें नियम फर्स्ट। दोस्तों अल्प विराम के बारे में हम फर्स्ट नियम की बात करें तो कह रहा है 2 से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अव्यय और लगा हो, क्या लगा हो? और लगा हो या फिर लगने की उम्मीद हो, तो वहाँ पर भी अल्प विराम लगता है, वहाँ पर भी अल्प विराम लगता है। जैसे उदाहरण पे देख पा रहे हैं, सोनल जी रोज आते हैं
टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, और आ रहा है। इस प्रकार यहाँ पर नियम के अनुसार अल्प विराम लगेगा। चलिए रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड रूल है, आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देख पा रहे होंगे, यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द क्या हो, किंतु हो, परंतु हो, इसीलिए हो, पर हो, क्योंकि हो, लेकिन हो, अतः हो, इसी से आदि आए, आदि शब्द आए तो इनसे पहले, दोस्तों पहले की बात कर रहा है, इनसे पहले अल्प विराम चिन्ह इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि मैं संतोष के हॉस्टल पहुँचा, यहाँ पर आ गया है अव्यय फ्रेंड्स। तो इसके पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगा हुआ है अल्प विराम, यानी कि मैं संतोष के हॉस्टल पहुँचा परंतु वह नहीं था। इसके बाद देखते हैं दूसरे में फ्रेंड्स, आज मैं विश्वविद्यालय नहीं गया क्योंकि, यहाँ पर देखिए आया है फ्रेंड्स, इसके पहले देखो यहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ प्रदर्शनकारियों ने कक्षाएं नहीं चलने दी। इस प्रकार ये दूसरा नियम होगा। चलिए अगले नियम की ओर बात करते हैं। ये अल्प विराम के बारे में हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो अल्प विराम की बात करते हैं। यहाँ तीसरा नियम क्या कहता है, तो तीसरा नियम आपसे कहता है, जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति, क्या बात है दोस्तों, उक्ति या फिर संवाद लेखन को लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिख रहे होते हैं, तो उस उक्ति या फिर संवाद के पहले दोस्तों अल्प विराम लगाते हैं। जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे नेताजी ने कहा, इन्होंने कहा नेताजी ने, ये किसी की उक्ति है, उक्ति यहाँ पर दी गई है और उक्ति के पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अल्प विराम लगा है, यहाँ पर इनकी ये उक्ति है, यानी कि उक्ति के पहले लेखन में लिख रहे हो तो उसकी उक्ति के पहले हम यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे। आप देख पा रहे होंगे अल्प विराम यहाँ लगा हुआ है। चलिए अगले की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि 2 नंबर देख लीजिए उदाहरण, कि तिलक जी ने कहा, अब देख पा रहे हैं इन्होंने क्या है, इनकी उक्ति है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अल्प विराम लगा है, तो इनकी उक्ति यह है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस प्रकार नियम नंबर 3 हो जाएगा। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला नियम क्या कह रहा है, नियम नंबर 4 है, जो कि कह रहा है, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो, क्या की गई हो, शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो, वहाँ भावों को पर विशेष बल देने के लिए अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। चलिए उदाहरण पे आप देख पा रहे होंगे जो विशेष बल दिया गया है, जैसे कहा जाए सुनो सुनो वह गा रहा है, तो यहाँ पर आप 2 बार बल दिया गया है भावों को व्यक्त करने के लिए, तो इस प्रकार यहाँ पर अल्प विराम लगेगा। रूल नंबर 4 है। आगे देख रहे हैं, कह रहा है कि देखो देखो बारिश हो रही है, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। आगे चलो चलो ट्रेन आ गई है, यहाँ पर देखिएगा इसके पहले जो चलो चलो है इस पर विशेष भाव को व्यक्त करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। चलिए नियम नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, कि जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो संबोधन वाक्य के बाद में क्या अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझें कि यहाँ पर जैसे कह रहा है कि अब है कल तुम क्या कर रहे हो, यानी कि इसे संबोधित किया जा रहा है अभय को कि अभय कल तुम क्या कर रहे हो, तो इस प्रकार अभय के आगे यहाँ पर लगा हुआ है जो कि अल्प विराम है। मित्रों चलिए अगर आप नहीं समझे तो अगले उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। कहा जा रहा है कि हे महाराज, तो आप देखिएगा हे महाराज के बाद यहाँ पर इस पे जो कि अल्प विराम लगा हुआ है, संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अब आप कथा कहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो तीसरा दिया गया है कि देवियों और सज्जनों, जिस पे कुछ विशेष
संबोधित करते हुए क्या आप लोग तैयार हैं देवियों और सज्जनों, क्या आप लोग तैयार हैं, इस प्रकार अल्पविराम का प्रयोग होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला रूल क्या है, 6 रूल है, यदि किसी वाक्य में यह, क्या दोस्तों, यह, वह, क्या दोस्तों, यह हो और वह हो और अब हो, क्या दोस्तों, अब हो और क्या हो, तब हो और या हो या फिर तो हो, यह सब क्या है, आदि शब्द लुप्त हो, क्या हो, यानी कि गायब है दोस्तों, गायब हो, तो वहाँ पर हमें अल्पविराम का प्रयोग करना होता है। फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह चीज़ें गायब हो जाती हैं, यानी कि फ्रेंड्स आप पढ़ने से यहाँ लगता है कि यहाँ पर इन कुछ वर्डों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग होगा, आप देख पा रहे होंगे और इसे पढ़ने पे आपको पता चलेगा। तो चलिए उदाहरण को हम पढ़ते हैं कि कह रहा है कि गुरुदेव जो कह रहे हैं कान लगाकर सुनो। तो गुरुदेव जो कह रहे हैं वह कान लगाकर सुनिए, मतलब दोस्तों तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे यहाँ कुछ लुप्त है फ्रेंड्स, तो यहाँ लुप्त है, इसी को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखो खुद बता रहा है फ्रेंड्स, जो कि कह रहा है इस वाक्य में कान से पहले, किसके पहले दोस्तों, कान से पहले यहाँ पर वह शब्द, यानी कि वह शब्द गायब हो गया, लुप्त है, पढ़ने पर यहाँ पर अर्थ आ रहा है, इसलिए इसे यहाँ पर हम अल्पविराम के रूप में यूज़ करेंगे। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नियम नंबर 7 है कि हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वाक्य गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके पहले आपको प्रयोग करना है। तो आप देख पा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं कि यहाँ पर जो आया है हाँ आया है दोस्तों, तो हाँ के जो हाँ आया है इस पे देखिए यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। हाँ मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, उसके बाद यहाँ नहीं, हाँ वह बहुत अच्छा लड़का है, फिर सचमुच तुम उसे जानते हो, और यहाँ अगला है अतः हमें वहाँ जाना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इन शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए यदि आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक भी करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट यानी कि अगले रूल की तरफ। तो अगला रूल है यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता का बोध है, दोस्तों किसका बोध हो, विशिष्टता का बोध हो, बोध संबंध सर्वनाम, क्या संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बताना हो, तो हमें उस संबंध वाचक सर्वनाम के बाद अल्पविराम लगाना होता है। फ्रेंड्स क्या होता है कि चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, नहीं तो वाक्य गलत हो जाता है। इनके कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि सर्वनाम जो आता है उसके पहले आपको अल्पविराम लगाना होता है। आइए देखते हैं सर्वनाम देखते हैं किस प्रकार उदाहरण को बता रहा है। जैसे आप देखेंगे कि 2 विद्यार्थी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए वे पढ़ने में अच्छे थे। दोस्तों यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो सर्वनाम है वे है और इसके पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अल्पविराम लगा है। और यहाँ पर बात करें तो जो सर्वनाम है जो है और इसके पहले आप देखेंगे यहाँ पर अल्पविराम लगा हुआ है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगला कह रहा है बड़े भाई, क्या है मित्रों, बड़े भाई। और देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सर्वनाम आया, सर्वनाम के पहले देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या दिया गया है, अल्पविराम लगा है। और यहाँ पर वे सर्वनाम है और इसके पहले अल्पविराम लगा है। और इसे पढ़ेंगे कि बड़े भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वे नालंदा नवबिहार में पढ़ाते हैं। इस प्रकार सर्वनाम के पहले भी अल्पविराम का यूज होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है
अर्धविराम। आइए दोस्तों हम अर्धविराम के बारे में पढ़ें। अर्धविराम देख पा रहे होंगे कि जहां अल्प विराम, क्या बात कर रहा है, अल्प विराम से कुछ अधिक, दोस्तों कह रहा है कि जहां अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं वहां पर अर्धविराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो मतलब यहाँ पर अल्पविराम से कुछ अधिक कह रहा है, जो पीछे पढ़े हैं आप, और कह रहा है जो पूर्ण विराम होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा कम समय के लिए ठहरते हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्धविराम का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सामान्यतः जब हमें एक वाक्य या वाक्यांश को दूसरे वाक्य या फिर वाक्यांश के साथ संबंध बताना होता है तो हम वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देख पा रहे होंगे, आगे कह रहा है अर्धविराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार है। आइए इसके कुछ नियम देख लेते हैं। जिस प्रकार हमने अल्पविराम के नियम देखा, आइए देखते हैं अर्धविराम के नियम। तो नियम नंबर 1 कहता है कि 2 या फिर 2 से अधिक उपाधियों यानी कि डिग्री, क्या फ्रेंड्स, उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच अर्धविराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि डिग्री के बीच में। आइए आगे हम इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके पास यहाँ डिग्री है, बीए है और एक डिग्री एमए है, दोनों को लिखना है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है मित्रों, जो आप देख पा रहे होंगे कि अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे भी देखेंगे, यहाँ पर एक डिग्री और है जिसके बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे कि जो उपाधि होती है, 2 उपाधियों को अगर एक साथ लिखें तो बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि रूल नंबर 2 कह रहा है अर्धविराम का। कह रहा है कि अर्धविराम ऐसे उपवाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करते हैं जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता। मित्रों ऐसे उपवाक्य की बात कर रहा है जिसको अगर हम और से जोड़ने लगें तो वो और से नहीं जुड़ेगा, वहाँ भी आपका अर्धविराम प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम का चिन्ह। आइए इसको हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जिसे कहा जा रहा है कि यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है। मित्रों अगर यहाँ पर हम और लगा के जोड़ें कि यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और यहाँ और लगाएं और यह काटता है, तो ये बेटर नहीं बनेगा। इस प्रकार ये और से नहीं चल रहा है काम, तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर अर्धविराम का यूज होगा। अगले सेंटेंस में देखते हैं वाक्य में, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि कल रविवार है और छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे। यानी कि अगर हम इसमें और लगा के दोनों जगह इसको पूरा करें तो नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, कल रविवार है और छुट्टी का दिन है और घूमने चलेंगे, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाता है पूर्ण विराम। आइए दोस्तों पूर्ण विराम के बारे में हम जानते हैं। चलिए तो पूर्ण विराम क्या है दोस्तों, पूर्ण विराम की बात करें तो पूर्ण विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। तो क्या होता है दोस्तों, पूर्ण विराम का शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रुकना या ठहरना। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। याद रखना मित्रों, पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, साधारण भाषा में कहें तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपसे यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बताया इसके बारे में। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि जहाँ
वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। मित्रों, इन्होंने यह बताया है इसकी परिभाषा। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रश्नवाचक एवं क्या है, अगला पॉइंट है कि प्रश्नवाचक एवं विस्मयादि सूचक वाक्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रश्नवाचक और विस्मयादि सूचक में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण में दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर कि राम अयोध्या के राजा थे, यहाँ पर जो पूर्ण विराम लगाया गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों जनरली तो साधारणतः सभी को पता है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आइए इसको देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, क्या आप प्रयागराज में रहते हैं, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। और नोटबंदी किसके शासन में हुई, किसके शासनकाल में हुई, आपसे यह भी पूछा जा रहा है। इस प्रकार कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे प्रश्न करने का बोध हो रहा है और यह प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। चलिए आगे बढ़ें तो अगला पॉइंट है विस्मयादि आश्चर्य। क्या है दोस्तों, विस्मयादि बोधक या फिर इसे आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। इसका चिन्ह आप देख पा रहे होंगे। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ें तो ये कह रहा है कि मनोविकार सूचक शब्दों। क्या कह रहा है, मनोविकार सूचक शब्दों। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। हर्ष है, विषाद है, विस्मय है, घृणा है, आश्चर्य है दोस्तों, ये और करुणा है और भय है आदि ऐसे जो मनोविकार सूचक शब्द हैं। क्या कह रहे हैं, ये वाक्यांशों, किसमें, वाक्यांशों, वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स कह रहा है कि वाक्यांशों में, शब्दों में, यहाँ पर कह रहा है शब्दों या फिर वाक्यांशों या फिर वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे देखते हैं किस प्रकार। उदाहरण दिया गया है कि ओह बहुत कठिन समय चल रहा है। यहाँ पर जो ओह दिया गया है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर चिन्ह लगाया गया विस्मयादि बोधक का, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर दिया गया है हे राम, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अब मेरा क्या होगा। कहीं ना कहीं आपको मनोविकार सूचक शब्दों दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि निर्देशक चिन्ह। आइए हम पढ़ते हैं निर्देशक चिन्ह के बारे में। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा होता है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा होता है। चलिए तो देखते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे आप समझ पाएंगे, कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इन्होंने निर्देश दिया। यहाँ पर देखिए आप, निर्देशक चिन्ह लगा है और क्या कहा इन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार निर्देशक चिन्ह आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कोष्ठक के बारे में। कोष्ठक के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर 3 प्रकार का कोष्ठक दिया गया है जो कि हिंदी में कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ कह रहा वाक्य में अगर कोई शब्द आ जाए, कोई भी पद आ जाए तो उसका और भी विश्लेषण तरीके से अर्थ, अच्छे तरीके से अर्थ बताना हो तो उसे हम इस ब्रैकेट के माध्यम से बता सकते हैं। आइए आगे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि लता मंगेशकर को भारत कोकिला कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो भारत कोकिला है मित्रों, भारत कोकिला यानी कि कोकिला शब्द को क्या किया गया है, यहाँ पर इसको क्या किया गया है दोस्तों, ये दिखाया गया है अधिक स्पष्ट, इसके बारे में एक्स्ट्रा बताया गया है, अधिक स्पष्ट किया गया है। यानी कि कोकिला का अर्थ बता दिया गया है ब्रैकेट में मीठा गाने वाली। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका प्रयोग किया जाएगा। आगे हम देखते हैं
कि कह रहे हैं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे वैयाकरण थे। फ्रेंड्स, जो वैयाकरण यहाँ पर है यह इसके अर्थ को व्यापक करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। आप देख पा रहे होंगे इस ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार दोस्तों वैयाकरण का अर्थ व्याकरण के ज्ञाता, इसे अधिक बताया गया है, यानी कि फ्रेंड्स जो कि अर्थ अधिक स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार इसका प्रयोग कोष्ठक का किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उपविराम चिन्ह। क्या मित्रों? उपविराम चिन्ह। आप देख पा रहे होंगे उपविराम चिन्ह किस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है। आइए देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है। चलिए तो इसका प्रयोग मित्रों आइए देखते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति, क्या, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में बताने के लिए किसी कथन को अलग, क्या, को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप इसे देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं कि जैसे भगवान राम के अनेक नाम हैं, और आप देख पा रहे होंगे इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर, और ये जो उपविराम चिन्ह है और अनेक नामों को बताया जा रहा है, रघुपति, राघव, रघुराज, रघुनंदन, इस प्रकार आदि इनके नाम है। तो कहने का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी कथन को अलग अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है विज्ञान। विज्ञान के बारे में बता रहा है कि वरदान या अभिशाप, और यहाँ पर इसे बताने के लिए फ्रेंड्स किसी वस्तु के बारे में, यानी बताने के लिए किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है हंस पद। आइए हम जानते हैं हंस पद क्या है। हंस पद कुछ इस प्रकार दोस्तों होता है, आप देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं, इसे समझते हैं। हंस पद, इसका नाम दोस्तों देखते हैं क्या क्या नाम है। इसे त्रुटि विराम, त्रुटिबोधक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह आदि नामों से जानते हैं। फ्रेंड्स किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, या इसे त्रुटि विराम, त्रुटिबोधक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह कह सकते हैं। तो आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार छूट जाता है। जैसे आप दोस्त लिख रहे हैं कुछ कि मैं कल जाऊंगा, आपने जल्दी जल्दी में लिख डाला मैं कल जाऊंगा, तो आपको लिखना पड़े इस प्रकार, तो बीच में जैसे प्रयागराज छूट गया है, तो आप इस तरह कर्सर लगा के आप प्रयागराज बीच में लिख सकते हैं। इसे ही हंस पद के नाम से जाना जाता है। आइए दूसरे में देखते हैं कि अभय हिमांशु के घर क्या है, गया। फ्रेंड्स पहले तो इन्होंने गया लिख दिया, लेकिन बाद में याद आया कि यहाँ पर कुछ छूट गया है, तो इस प्रकार कुछ चिन्ह बना के इस प्रकार इसे शादी में गया लिख सकते हैं। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ आपसे कह रहा है विवरण। क्या है मित्रों? विवरण चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, देखिएगा इस प्रकार विवरण चिन्ह होता है। आइए देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या फिर निर्देश आदि को दर्शाने या फिर विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया गया है कि वचन के दो भेद हैं। अब हम वचन के दो भेद जब लिखेंगे तो यहाँ पर इसके आगे और सामने हम विवरण का चिन्ह लगाएंगे और उसके वचन के भेद लिखेंगे। और आगे देख पा रहे होंगे यहाँ कह रहा कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब हम सर्वनाम को लिख दें, अगर इसके बारे में हम वाक्यांश के बारे में सूचना देना है, जानकारी देना है, तो इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लाघव। दोस्तों लाघव के बारे में पढ़ते हैं। लाघव क्या है, ये प्रयोग कहाँ होता है? तो आइए देखते हैं कि इसे संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप यानी कि शॉर्ट में लिखने के, छोटा करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि शून्य के आकार का होता है। यह शून्य लाघव चिन्ह कहलाता है।
आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर मित्रों लिखा है डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार ड लिख के और इस पर लाघव चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार इसे शॉर्ट में लिखा, जिस पर यहाँ पर दिया गया है विश्वविद्यालय, तो हम वी को कुछ इस प्रकार लिख देंगे और लाघव चिन्ह लगा देंगे और वी को कुछ इस प्रकार विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगले पॉइंट पे देखते हैं तो उत्तर प्रदेश लिखा है, जिस पे हम ऊ पे लाघव चिन्ह लगाएंगे और प्रा पे लाघव चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार यह उत्तर प्रदेश शॉर्ट में हो जाएगा। चले इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है उद्धरण चिन्ह। आइए देखते हैं उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इसका प्रयोग देखते हैं कहाँ पर। किसी के द्वारा कहे गए कथन को जो का तो लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों कहा जाए किसी के द्वारा जो बात कही गई हो जो का तो उसे लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह या फिर इसे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका दो नाम है, या इसे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कह सकते हैं। चले अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ अगला पॉइंट कह रहा है उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मैंने पहले ही बता दिया है। आइए देखते हैं उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं दो प्रकार के क्या हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला है एकहरा। क्या है? एकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी अक्षर शब्द पर विशेष बल देने के लिए एकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कैसे किया जाता है मित्रों। जैसे यहाँ पर कह रहा है सौरभ चौबे। क्या है? सौरभ चौबे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। आइए देखते हैं। तो मतलब यहाँ पर देखिएगा किसी विशेष अक्षर या शब्द को बल दिया गया है सौरभ चौबे पर। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोहरा के बारे में बात करते हैं। दोहरा या फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह। कह रहे हैं किसी महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं किसी महत्वपूर्ण क्या होता है। आइए देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप मित्र यहाँ देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर लगा हुआ है चिन्ह जो कि उद्धरण चिन्ह का दोहरा वाला है। आगे भी देख पा रहे होंगे इसका दूसरे साइड में लिखा गया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगेगा। चले तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है योजक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में हाइफेन भी कहते हैं। क्या? हाइफेन। चले तो आगे देखते हैं ये क्या है। योजक हिंदी में अल्पविराम के बाद योजक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं कि हिंदी में अल्पविराम के अगर बाद इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। और योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। याद रखना मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। और योजक चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं योजक चिन्ह के नियम के बारे में। पहला नियम कह रहा है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रात और दिन, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। और अमीर गरीब, लाभ हानि, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, लघु गुरु, जड़ चेतन, ये एक दूसरे के विलोमार्थी विपरीतार्थक हैं। चले तो दूसरा रूल देखते हैं। यहाँ पर दूसरा रूल कह रहा है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच योजक चिन्ह, यानी कि दो समान अर्थ वाले शब्द हों और उनकी बार बार पुनरुक्ति हो तब भी इनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। आइए देखते हैं क्या है। तो आइए यहाँ पर कह रहा है कपड़ा लत्ता, धन दौलत, जीव जंतु, रुपया पैसा, मान मर्यादा, हाट बाजार, साग पात, कूड़ा कचरा। यहाँ पर सबके बीच में फ्रेंड्स लगाया गया है जो कि आपका क्या है, जो आपका बताया गया है यहाँ पर योजक चिन्ह है। चलिए आगे हम बात करें तीसरे रूल की, तीसरे पॉइंट की। तो जब संज्ञा की दुरुक्ति अर्थात एक ही संज्ञा शब्द दो बार आया हो तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं दो संज्ञा है, घर घर, गांव गांव, रोम रोम, राम राम, कण कण
और बूंद बूंद, इस प्रकार बीच में इनके योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। आइए चौथे पॉइंट की तरफ हम इशारा करते हैं। तो यहाँ चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, जब दो शब्दों में एक सार्थक, क्या कह रहे हैं, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द हो तो उनके बीच में भी योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे देख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कह रहा है जैसे पानी वानी। दोस्तों यहाँ पानी सार्थक है और वानी निरर्थक है, इसके बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह। रोटी ओटी, डंडा वंडा, अनाप शनाप, एक अर्थक है मतलब कि एक सार्थक है और एक निरर्थक है, इस प्रकार इसके बीच में योजक का प्रयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट नंबर 5 है, दो संयुक्त क्रिया के मध्य योजक चिन्ह। दो संयुक्त क्रिया हो तो उनके मध्य भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, जैसे मारना हो और पीटना हो मिला के एक संयुक्त क्रिया बनेगी, इनके बीच में लगा है। इस प्रकार पढ़ना लिखना, खाना पीना और दौड़ना धूपना, नहाना धोना, ये क्या है, संयुक्त क्रिया के बीच में भी योजक का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो दोस्तों आज के जो हमारा यहाँ पर वीडियो रहा ये इतना ही रहा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।